नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ईरान से अमेरिकी पायलट के उस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसकी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। दुश्मन देश, घायल पायलट और हर कदम पर जान जाने का जोखिम। ये मौत के जबड़े से एक पायलट को जिंदा बचाकर लाने की सनसनीखेज कहानी है। 36 घंटे के इस ऑपरेशन को 21वीं सदी में अमेरिका की सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन माना जा रहा है। आज हम अमेरिका के लीव नो मैन बिहाइंड के सिद्धांत को डिकोड करेंगे, जिसकी खातिर अमेरिका ने अपने एक पायलट को बचाने के लिए अपने सैकड़ों कमांडोज की जिंदगी दांव पर लगा दी और लगभग एक पायलट की जान बचाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिनों के युद्ध विराम पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान स्थायी शांति पर बातचीत होगी और अगर युद्ध विराम कामयाब रहता है तो फिर युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने का अंतिम समझौता भी किया जा सकता है। हालांकि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज को खोलने से साफ इनकार कर दिया है। और आखिर में हम आपको बदलते भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज की सोच में आए बदलाव का संकेत है। मेरठ में एक पिता ने अपनी बेटी का तलाक होने पर उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया, जैसे कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि गर्व है और बेटी का दोबारा से उसके घर में स्वागत है। एक जमाने में कहा जाता था कि बेटी तो पराया धन होती है, लड़की ससुराल में डोली में बैठकर जाती है और फिर आखिर में अर्थी पर ही निकलती है। लेकिन अब ये सोच टूट रही है। लेकिन ईरान युद्ध की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अमेरिका की सेना ने ईरान में जमीन पर उतरकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया। लगभग 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन को 21वीं सदी में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशन माना जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में हर समय जोखिम था, हर घंटे खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ईरान में उतरकर उनकी सेना की घेराबंदी के बीच अमेरिका को अपने पायलट को बचाना था। और यह पूरी कहानी किसी हॉलीवुड की वॉर फिल्म की तरह है। और आज हम आपके लिए इस कहानी के हर हिस्से को एक एक करके डिकोड करेंगे। इसकी शुरुआत होती है 3 अप्रैल को, जब ईरान ने अमेरिकी सेना के एक फाइटर जेट F-15 ईगल को मार गिराया। पिछले 23 वर्षों में यह पहला मौका था जब दुश्मन के हमले में किसी अमेरिकी फाइटर जेट को इस तरह से नष्ट कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 2003 में एक बार ऐसा हुआ था जब अमेरिका के लड़ाकू विमान पर इराक में इसी तरह से हमला हुआ था। इस F-15 फाइटर जेट के पायलट्स को बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। इसमें अमेरिका की स्पेशल फोर्स के लगभग 100 कमांडोज शामिल हुए और ईरान के बौयर अहमद प्रांत में फंसे इन पायलट्स को बाहर निकालने का यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। नक्शे पर आप देखिए, ये जो इलाका है ईरान के नक्शे पर आप देख पाएंगे, जो बौयर अहमद इलाका है यहीं पर ये पायलट फंसे हुए थे और अमेरिका को ईरान की जमीन पर उतरकर अपने इन पायलट्स को बचाना था। और यह काम इसलिए और बहुत मुश्किल था क्योंकि अमेरिका की सेना के साथ साथ ईरान की सेना भी इन पायलट्स की तलाश कर रही थी, क्योंकि ईरान की सेना चाहती थी कि इससे पहले कि अमेरिका की सेना पहुंचे वो इन पायलट्स को बंदी बना ले। अमेरिका ने अपने 2 पायलट्स को बचाने के लिए 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। पहला ऑपरेशन 3 अप्रैल को दिन के उजाले में हुआ और फाइटर जेट क्रैश होने के कुछ घंटों के बाद ही इस फाइटर जेट के पायलट को अमेरिका ने बचा लिया था। तो एक मिशन तो यहां पूरा हो गया, लेकिन दूसरा पायलट अब भी लापता था और उसे ढूंढने के लिए दूसरा ऑपरेशन लगातार जारी रहा। ईरान की सेना के हमलों के बावजूद लगातार अमेरिकी सेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स अपने दूसरे पायलट की तलाश करते रहे और आखिरकार 5 अप्रैल को इस दूसरे पायलट को भी ईरान की जमीन से उन्होंने लिया और फिर वहां से बाहर निकाल कर ले गए। इन दोनों पायलट्स को एक बार में ही बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि F-15 फाइटर जेट पर हमला होने के बाद उसके ये दोनों पायलट्स अलग अलग इलाके में इस लड़ाकू विमान से इजेक्ट हुए थे। किसी भी फाइटर जेट पर अगर कोई हमला हो
या कोई गंभीर खराबी आ जाए तो उसके पायलट्स अलग अलग और सुरक्षित तरीके से इजेक्ट करके एयरक्राफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। और इस ऑपरेशन में भी इजराइल ने अमेरिका की बहुत मदद की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के उन सैनिकों पर हमला किया जो अमेरिकी पायलट्स के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे सफल और साहसिक ऑपरेशन बताया है। और अपने एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सैकड़ों कमांडोज की जिंदगी दांव पर लगा दी। और सोचिए, इस एक पायलट की जान बचाने के लिए अमेरिका ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये एक बड़ी बात है। एक पायलट की जान के लिए 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने दांव पर लगा दिए और अपने कई सारे एयरक्राफ्ट्स उन्होंने खो दिए। अमेरिकी फाइटर जेट के दूसरे पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे मुश्किल था। जैसा मैंने आपको बताया, पहले पायलट को तो उन्होंने शुरू में ही निकाल लिया था, लेकिन दूसरा पायलट लापता था, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था और ईरान की सेना उसे ढूंढ रही थी। एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होने के बाद यह पायलट जख्मी हो गया था और खुद को बचाने के लिए यह पायलट लगभग 36 घंटे तक लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। और यह ईरान के बौर अहमद प्रांत के पहाड़ों पर लगभग 2000 मीटर, यानी 2000 मीटर कितना होगा, किसी 600 मंजिला इमारत की ऊंचाई जितना होगा 2000 मीटर, 2000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर वहां यह एक खाई में छिप गया। एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर उसकी चोटी पर गया और फिर एक खाई में जाकर छिप गया। ऊंचाई की वजह से इस पायलट के लिए अपनी रेस्क्यू टीम से संपर्क करना आसान हो गया और ईरान के सैनिकों से छिपने के लिए उसे एक सुरक्षित कवर भी मिल गया। इस पायलट के पास खुद को बचाने के लिए एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और उसकी लोकेशन बताने वाला एक जीपीएस जैसा उपकरण भी था। और इस उपकरण को कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर यानी CSEL कहते हैं। यह लोकेटर सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और इसकी मदद से पायलट सीधे अमेरिकी सेना तक अपनी लोकेशन का सिग्नल भेज सकते हैं। और रेस्क्यू टीम इसी सिग्नल की मदद से इस पायलट की सटीक लोकेशन तक पहुंच गई। यह लोकेटर एक वाटरप्रूफ उपकरण होता है और इसमें लगभग 21 दिनों की बैटरी होती है। 21 दिन तक यह चल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन इसके सिग्नल को आसानी से डिकोड नहीं कर सकता और इस पायलट ने दुश्मन से बचने के लिए बार बार इस लोकेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया। लोकेशन मिलने के बाद अमेरिका की सेना के एक MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से इस पायलट के चारों तरफ अमेरिका की सेना ने एक सुरक्षित घेरा बना लिया और इस घेरे में ईरान का जो भी सैनिक दाखिल होता था उस पर अमेरिकी सेना हमला करती थी। और रेस्क्यू करने के बाद इस पायलट को अब कुवैत ले जाया गया है और इस पायलट का इलाज अब कुवैत के अस्पताल में चल रहा है। तो आज ये जो ऑपरेशन हुआ इस पायलट को बचाने का, इसकी एक एक डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हॉलीवुड की कोई वॉर फिल्म देख रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बहुत जल्द आपको कोई हॉलीवुड फिल्म देखने को भी मिल जाए। अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना की किन 2 यूनिट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 2 यूनिट्स, वो कमांडोज कौन थे? तो पहली यूनिट है अमेरिका की एयरफोर्स की एक स्पेशल यूनिट जिसका नाम है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। और इन कमांडोज को पैरा रेस्क्यू जंपर्स यानी PJ भी कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है दुश्मन के इलाके में फंसे हुए अपने अमेरिकी सैनिकों को सही सलामत वापस लाना। और ये कमांडोज किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। एक डॉक्टर की तरह लड़ाई के मैदान में अपने सैनिकों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक हालात में भी अपनी जान पर खेलकर अपने साथी अमेरिकी सैनिकों को रेस्क्यू करके वापस ला सकते हैं। ये कमांडोज सबसे पहले दुश्मन की सीमा में फंसे अपने सैनिक को लोकेट करते हैं, देखते हैं कि वो उसकी लोकेशन क्या है और फिर वहां पर वो किसी हेलीकॉप्टर या किसी ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से पैराशूट से कूदते हैं और फिर वहां पहुंचकर अपने साथी की जान बचाते हैं। और अक्सर ऐसे मिशन में उन्हें दुश्मन से एक लंबी लड़ाई या युद्ध भी करना पड़ता है। और इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दूसरी यूनिट है अमेरिका की सीक्रेट स्पेशल फोर्सेस में से एक, सील टीम 6। सील इसे क्यों कहते हैं? सील का मतलब यानी सी, एयर और लैंड में
लड़ने में माहिर ये कमांडोज दुनिया के किसी भी इलाके में ये ऑपरेशन कर सकते हैं और ये कमांडोज दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलट को ढूंढने जैसे खतरनाक ऑपरेशन में पैरा रेस्क्यू जंपर्स की मदद करते हैं। इसके अलावा आतंकवादियों को भी ये खत्म करते हैं, अपने बंधकों को बचाने के मिशन को भी अक्सर ये पूरा करते हैं। ईरान के इस ऑपरेशन में सील टीम 6 के 100 कमांडोज शामिल थे और इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर्स पर लगातार फायरिंग हो रही थी। ईरान की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी एक भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया और यह ऑपरेशन सफल रहा। वर्ष 2011 में इसी सील टीम 6 के कमांडोज ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढकर मार डाला था और ईरान से अपने पायलट को बचाने का ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन के मिशन से भी कहीं ज्यादा रिस्की और खतरनाक था। सील कमांडोज को बहुत ही कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग को हर 100 में से सिर्फ 15 से 20 सैनिक ही पूरा कर पाते हैं, क्योंकि लगभग 80% सैनिक ट्रेनिंग के बीच में ही हार मानकर इस ट्रेनिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इतनी सख्त ट्रेनिंग ये होती है। आज आपको यह भी देखना होगा कि इस हमले में और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कितना बड़ा रोल निभाया है। CIA को इस ऑपरेशन का गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन में CIA की रणनीति थी फाइट लेस, कंफ्यूज मोर एंड विन स्मार्ट, यानी कम से कम लड़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को कंफ्यूज करो और बहुत ही समझदारी से इस युद्ध को जीतो। इसमें गोलियों से ज्यादा जरूरी था दिमाग का इस्तेमाल। CIA ने बिना एक भी गोली चलाए पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाया। इस ऑपरेशन के दौरान CIA ने एक डिसेप्शन कैंपेन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे धोखे और फेक न्यूज का एक ऐसा खेल खेला जिसमें ईरान पूरी तरह से उलझ कर रह गया और कंफ्यूज हो गया। CIA ने ईरान में यह अफवाह फैला दी कि अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को ढूंढ लिया है और अब उस पायलट को समुद्र के रास्ते अमेरिका की सेना बाहर निकालकर ले जा रही है। इस अफवाह को फैलाने का मकसद था कि ईरान की सेना को भटका दिया जाए और उसे कंफ्यूज कर दिया जाए और इस झूठी खबर की वजह से ईरान की सेना का ध्यान समुद्री इलाके और दूसरी सड़कों पर चला गया, जिसकी वजह से जो असली पहाड़ी इलाका था उस पहाड़ी इलाके से ईरान की सेना की मौजूदगी थोड़ी कम हो गई। CIA ने ईरान को इतना कंफ्यूज कर दिया कि ईरान की सरकार खुद अपनी जनता से ही मदद मांगने के लिए मजबूर हो गई। ईरान के स्टेट टेलीविजन पर जनता से अपील की गई कि अगर उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ लिया तो उन्हें सरकार एक बड़ा इनाम देगी। और इस झूठी खबर की वजह से ईरान का ध्यान भटक गया और अमेरिकी सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल गया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती थी ईरान के पहाड़ी इलाकों में इस पायलट को खोजना। यह किसी विशाल पर्वत पर एक सुई ढूंढने जैसा मुश्किल ऑपरेशन था और CIA ने सैटेलाइट और सिग्नल्स इंटेलिजेंस की मदद से पायलट की लोकेशन की पुष्टि की। CIA ने ईरान के अंदर जमीन पर मौजूद ऐसे लोकल लोगों से संपर्क किया जो इस ऑपरेशन में अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार थे। यानी जो ये खुफिया एजेंसीज होती हैं, इनके लोग हर तरफ होते हैं, इनके जासूस हर तरफ होते हैं, इनके लोकल एजेंट्स हर तरफ होते हैं। और CIA ने ईरान में जो उनके लोकल एजेंट्स मौजूद थे, ईरान के ही जो नागरिक भी हो सकते हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने अपने ऐसे सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। इस अफवाह को चारों तरफ से फैला दिया और जो उनकी लोकल इंटेलिजेंस थी उसका पूरा इस्तेमाल किया। तो इसमें
जमीन पर जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, सैटेलाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है। CIA इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थी, क्योंकि जो जानकारियां थी, इंफॉर्मेशन, वो CIA दे रही थी। और CIA अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन और रेस्क्यू करने वाली अमेरिकी टीम के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की तरह काम कर रही थी। CIA लगातार ईरान से रियल टाइम अपडेट्स अपनी सेना को दे रही थी। उसने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सुरक्षित रास्तों की एक पहचान की और यह एजेंसी ईरान की सेना के मूवमेंट को भी लगातार ट्रैक कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान CIA ईरान में एक सूचना युद्ध लड़ रही थी, जिससे ईरान की सेना कंफ्यूज हो गई और यह ऑपरेशन कामयाब हो गया। युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, बल्कि भ्रमित करने वाली जानकारी होती है। गोली से दुश्मन मरता है, लेकिन डिसेप्शन यानी धोखे से पूरी रणनीति ही दुश्मन की खत्म हो जाती है। और इस ऑपरेशन में CIA ने बिल्कुल यही किया। वैसे युद्ध में धोखा, भ्रम और फेक न्यूज फैलाकर दुश्मन को चकमा देने का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, महाभारत में भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा की कहानी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जब कहा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा एक हाथी था। अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के इस पायलट ने ईरान की सीमा के अंदर कैसे खुद को 36 घंटे तक जीवित रखा, अपने आप को बचा कर रखा। यह संघर्ष की एक अलग नेक्स्ट लेवल की कहानी है। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि आप एक फाइटर पायलट हैं, आपके फाइटर जेट को ईरान की सेना ने मार गिराया है, आप इजेक्ट करके ईरान के जंगलों में पहुंच गए हैं, ईरान की सेना आपको ढूंढ रही है और आपको खुद नहीं पता कि इस समय आपकी लोकेशन क्या है, और आपको किसी तरीके से अपनी अमेरिकी रेस्क्यू टीम को यह बताना है कि आप कहां हैं और उन्हें यहां तक पहुंचाना है, और इस दौरान जिंदा भी रहना है। यह लंबा संघर्ष है जिसमें इस पायलट ने बहुत संघर्ष किया। अमेरिका में फाइटर जेट के हर एक पायलट को विमान उड़ाने के अलावा एक और ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग का नाम है SERE। ये 4 शब्द जो हैं, इनके मतलब क्या है? S का मतलब है सर्वाइवल, यानी किसी भी हालात में सर्वाइव करना, जिंदा रहना। E का मतलब है इवेजन, यानी दुश्मन से बचकर भागना, दुश्मन को चौंकाना। और तीसरा R मतलब रेजिस्टेंस, यानी पकड़े जाने पर दुश्मन की पूछताछ और टॉर्चर का सामना करना, और अगर नहीं भी पकड़े गए तो जमीन पर जितने भी समस्याएं आ रही हैं उनका सामना करना। और फिर आखिर में E से एस्केप, यानी मौका मिलते ही भाग जाना। पायलट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मन की सीमा में रहने के बावजूद जिंदा बचकर वापस लौट सकें, और इसी ट्रेनिंग ने अमेरिका के इस पायलट को ईरान की सीमा के अंदर, ईरान की जमीन में बचाए रखा और जिंदा रखा। और यह कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रहने की ट्रेनिंग होती है। जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान में पानी और खाना ढूंढना और चोट लगने के बावजूद अपना खुद का इलाज करने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन की सीमा के अंदर खुद को दुश्मन से कैसे बचाना है, दुश्मन की सेना से कैसे बचना है, और मौका मिलते ही कैसे बचकर भागना है, ये सारी ट्रेनिंग होती है। रेस्क्यू टीम से कैसे संपर्क स्थापित करना है, अपनी लोकेशन बतानी है, और कैसे एक सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां पर रहना है, यह उन्हें सिखाया जाता है, ताकि युद्ध के लिए उन्हें हर समय तैयार रखा जा सके। इन पायलट्स को दुश्मन के टॉर्चर को सहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर दुश्मन के सैनिक उन्हें पकड़ भी लें, तब भी तमाम टॉर्चर सहने के बाद भी ये पायलट कोई जानकारी न दें। इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है कि किसी भी पायलट को शारीरिक और मानसिक रूप से मुश्किल हालात में भी हिम्मत और रणनीति के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार करना। जब किसी पायलट का विमान दुश्मन के इलाके में गिरता है तो उसके पास इजेक्ट करके एयरक्राफ्ट से बाहर आने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं, और दुश्मन के इलाके में उतरते ही पायलट को सबसे पहले खतरे की तलाश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग की वजह से ईरान में अमेरिका का पायलट लगभग 36 घंटे तक दुश्मन से छिपकर रहने में कामयाब रहा, क्योंकि वो समझ गया था कहां खतरा है और कहां पर वो सुरक्षित रह सकता है। फाइटर जेट के हर पायलट के पास एक सर्वाइवल किट होता है, जिसमें एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक लोकेटर के अलावा 3 से 7 दिनों का हाई एनर्जी फूड
पानी साफ करने की कुछ दवाइयाँ और एक मेडिकल किट होती है। यानी अगर वो किसी जंगल में जाते हैं और वहाँ गंदा पानी है तो उस पानी में एक दवाई डालकर उसे वो पीने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए पायलट के पास टॉर्च और स्मोक बॉम्ब्स होते हैं। कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए पायलट को एक कंबल और आग जलाने के उपकरण भी दिए जाते हैं और कुल मिलाकर पायलट्स को जो ट्रेनिंग मिलती है वही दुश्मन के इलाके में उनके जिंदा रहने की गारंटी होती है। अब देखिए, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपने 6 एयरक्राफ्ट नष्ट क्यों कर दिए। सोचिए, अमेरिका का जो नुकसान देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में उसके 6 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। बहुत बड़ी बात है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेत में फंस गए। ईरान में इन एयरक्राफ्ट को किसी रनवे पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर अमेरिका की सेना ने उतार दिया और वहां से इन एयरक्राफ्ट को वापस उड़ना इनके लिए मुमकिन ही नहीं था। ये वहां पर रेत में फंस गए। लैंड तो कर गए लेकिन वहां से टेक ऑफ करना मुश्किल था और इसीलिए अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने इन दोनों विमानों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अपने 4 हेलीकॉप्टर्स को भी अमेरिका की सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान के हमलों से डैमेज होने के बाद ये हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल नहीं बचे थे और अगर इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका की सेना वहीं ऐसे ही छोड़ देती तो ईरान इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकता था। इस टेक्नोलॉजी को समझकर इनकी नकल करके ऐसे ही एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या फिर रेडार और नेविगेशन इक्विपमेंट्स में इनका इस्तेमाल कर सकता था। यानी अमेरिका की ये जो टेक्नोलॉजी है ये लीक हो सकती थी और अमेरिका अपनी इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसे किसी को देता नहीं और भविष्य में अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान कर सकता था, दूसरे देश भी कर सकते थे। और इसीलिए अमेरिका की सेना का यह नियम है कि अपने हथियारों को ऐसे ही छोड़ने या दुश्मन को देने के बदले वो खुद ही उसे नष्ट कर देते हैं और ईरान में भी उन्होंने यही किया। ये सारे एयरक्राफ्ट इन्हें छोड़ने की बजाय उन्होंने खुद नष्ट कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ये ईरान की सेना के कब्जे में नहीं आने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ईरान में अपने एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए और अमेरिकी सेना को अपने इस एक पायलट को बचाने के लिए कितना नुकसान हुआ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने 2 C-130J सुपर हरक्यूलीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खुद नष्ट कर दिए और इन दोनों एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। तो 2200 करोड़ का सीधा नुकसान ये जो C-136 हरक्यूलीज है, सुपर हरक्यूलीज, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से इसको नष्ट कर दिया। अमेरिका ने अपने 2 और AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट कर दिया। इनका इस्तेमाल अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस करती हैं और इन्हें नष्ट करने की वजह से अमेरिका को लगभग 138 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर हमला हुआ जिससे इनमें इतना नुकसान हुआ कि ये उड़ने के काबिल नहीं बचे और क्योंकि ये उड़ नहीं सकते थे इसके बाद, तो चलते चलते अमेरिका की सेना ने इन्हें भी नष्ट कर दिया और इनकी कुल कीमत है लगभग 386 करोड़ रुपए। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका के एक फाइटर जेट A-10 थंडरबोल्ट भी ईरान के हमलों की वजह से नष्ट हो गया था और इसकी कीमत है लगभग 175 करोड़ रुपए। और 3 अप्रैल को अमेरिका का जो F-15 ईगल फाइटर जेट ईरान के हमले के बाद नष्ट हुआ था, उसकी अपनी कीमत है लगभग 900 करोड़ रुपए। अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया और इसकी कीमत है 350 करोड़ रुपए। और इजराइल का एक हर्मीज 900 ड्रोन भी ईरान के हमलों में नष्ट हो गया, इसकी कीमत है लगभग 92 करोड़ रुपए। यानी इस ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल का लगभग 4270 करोड़ रुपए का तो सीधा नुकसान हो गया। बाकी के नुकसान के बारे में हम आपको नहीं बता रहे। अभी तो जितने के उनके प्लेन और ड्रोन नष्ट हुए हैं उसी की कीमत है 4177 करोड़ रुपए। और इस युद्ध में अब तक अगर टोटल हम देखें तो अमेरिका के 15 एयरक्राफ्ट और 16 से 17 बहुत महंगे ड्रोन्स नष्ट हो चुके हैं। यानी अमेरिका के 31 से लेकर 32 फ्लाइंग एसेट्स इस युद्ध में अब तक नष्ट हो चुके हैं। और आज ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर अपनी अलग अलग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाषणों में, बयानों में कहते थे कि भारत के, कभी कहते थे कि 5 विमान नष्ट हो गए, कभी कहते थे 6 नष्ट हो गए, कभी कहते थे 8 नष्ट हो गए, और संख्या उनकी बढ़ती जाती थी। कभी कहते थे कि 10 विमान उनके नष्ट हो गए, और अक्सर वो भारत के कितने विमान नष्ट हुए उसकी सूची बनाते रहते थे। आज दुनिया को उनसे ये पूछना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने विमान नष्ट हुए हैं। आज उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने हवाई जहाज अब तक नष्ट हो चुके हैं। और ईरान बड़े फख्र के साथ इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को पूरी दुनिया में जारी कर रहा है कि देखिए हमने अमेरिका का क्या हाल किया। वर्ष 2011 में उसामा बिन लादेन के मिशन में भी अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद में क्रैश हो गया, और उस समय भी अमेरिका के कमांडोज ने उस हेलीकॉप्टर को अपने विस्फोटकों की मदद से वहीं पर नष्ट कर दिया था। अब आपको 3 पॉइंट्स में बताते हैं कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया। एक पायलट की जिंदगी को बचाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो पहला पॉइंट है, ईरान अगर इस पायलट को जिंदा पकड़ लेता तो वो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर सकता था और प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ा सकता था। यानी ये घटना इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती थी। अगर ये पायलट ईरान की सेना के हाथों में आ जाता तो ईरान इसका जबरदस्त इस्तेमाल करती, इसे टॉर्चर कर सकती थी, अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकती थी, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी ईरान के हाथ लग जाती। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा बहुत कमजोर हो जाता कि उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया है या फिर वो इस युद्ध में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इससे पूरी दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व पर, अमेरिका की छवि पर, सुपर पावर की छवि पर और डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों पर बहुत बुरा असर पड़ता, और लगातार लोग डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछते। और तीसरी बात यह कि अमेरिका में ट्रंप के विरोधी इस पायलट को ईरान से सुरक्षित वापस लाने की लगातार मांग करते। किसी भी देश का कोई सैनिक जब दुश्मन देश में उसके कब्जे में आ जाता है तो वो देश बैकफुट पर चला जाता है, और यही अमेरिका के साथ भी होता। और अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमजोर पड़ जाते, क्योंकि चाहे अमेरिका की जनता हो या अमेरिका के विपक्षी नेता, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव डालते कि अब उन्हें अपने इस पायलट को सुरक्षित निकालना ही पड़ेगा ईरान के कब्जे से। और फिर अमेरिका मजबूर हो जाता ईरान के सामने घुटने टेकने के लिए या फिर ईरान के सामने समझौता करने के लिए। और अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पायलट इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं, लेकिन वो पायलट सुरक्षित हैं और ठीक हो रहे हैं। How is the airman rescue doing? He's doing really well. They're both doing well. Hit was 2, and we held off the one because if they would have known we had him, so we held off the one. They are both recovering very well. They were both injured, and they're doing well. अब देखिए कि अमेरिका ने अपने जिस पायलट को लगभग 36 घंटे के बाद ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, वो असल में मुख्य पायलट नहीं है, बल्कि वो वेपन्स सिस्टम ऑफिसर है। इसे कहते हैं WSO। जो लोग एयरफोर्स के ऑपरेशंस को अच्छी तरह से समझते हैं वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक नई चीज़ बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि एक फाइटर जेट में WSO का क्या रोल होता है, क्योंकि इस प्रकार के जो फाइटर जेट होते हैं उसमें आप अक्सर 2 पायलट्स को देखते हैं, और आप सोचते होंगे कि हो सकता है एक मुख्य पायलट है और दूसरा को पायलट है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ईरान में अमेरिका का जो फाइटर जेट नष्ट हुआ उसका नाम है F-15E स्ट्राइक ईगल। ये एक 2 सीटर फाइटर जेट है, यानी इसमें 2 पायलट बैठते हैं। फाइटर जेट की आगे वाली जो सीट है उस पर मुख्य पायलट बैठता है, और इसका काम होता है विमान को उड़ाना और उस इलाके में ले जाना जहां दुश्मन मौजूद है, उस जगह पर ले जाना जहां से हमला करना है, और जो टारगेट है उसके ऊपर विमान को ले जाना, दुश्मन की मिसाइलों से विमान को बचाना। यानी पूरी जो सॉटी है, पूरा जो ऑपरेशन है वो सुरक्षित रहे, उसमें विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी, विमान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, ये सारी मुख्य पायलट की होती है जो आगे बैठा होता है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पीछे की सीट पर एक WSO बैठता है,
और ये विमान के रेडार की मदद से लगातार दुश्मन के लक्ष्यों की तलाश करता है और उन पर मिसाइल और बॉम्ब से हमले की जिम्मेदारी इस WSO की होती है। जब फाइटर जेट जमीन पर हमला करता है तब पायलट आसमान में दुश्मन पर नजर रखता है, अपने विमान के कंट्रोल्स पर नजर रखता है और पायलट और WSO मिलकर किसी टीम की तरह इस फाइटर जेट को उड़ाते हैं और हमला करते हैं। अब आप देखिए कि इसमें पीछे एक WSO बैठा हुआ है और आगे फाइटर पायलट बैठा हुआ है। अमेरिका ने ईरान से अपने जिस WSO को रेस्क्यू किया है वो अमेरिका की एयरफोर्स में एक कर्नल है। भारत में भी यही सिस्टम लागू है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी 2 सीटर विमान है और इसमें भी आगे पायलट बैठता है और पीछे WSO बैठता है, जबकि रफाल और तेजस जैसे फाइटर जेट में सिर्फ एक ही पायलट होता है और पायलट पर ही विमान को संचालित करने की भी जिम्मेदारी होती है और पायलट ही हमले भी करता है। यानी पायलट को विमान को भी उड़ाना है, पायलट को मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करना है और हर वो हथियार जो प्लेन में लगा हुआ है उसका इस्तेमाल भी उसी पायलट को करना है। लेकिन रफाल और तेजस में भी 2 सीटर फाइटर जेट होते हैं और इसका मकसद होता है किसी नए पायलट को ट्रेनिंग देना। तो आप देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि इस प्लेन में ये 2 पायलट्स कैसे थे, जो अभी हमने आपको एक दिखाया था कि कैसे एक पायलट आगे बैठता है और WSO जो होता है वो पीछे बैठता है। और इस केस में जो मुख्य पायलट था उसे तो अमेरिकी सेना ने शुरू में ही बचा लिया था, लेकिन जो WSO था जिसकी जिम्मेदारी होती है हमला करने की जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी होती है प्लेन में जितने भी हथियार लगे हुए हैं, जितने भी मिसाइल्स प्लेन में लगी हुई हैं, उनको कहां इस्तेमाल करना है, कैसे उनका संचालन करना है। यानी इसकी जिम्मेदारी है हमला करने की, तो हमला करना, और इसी के लिए ये पीछे होता है। और अमेरिका के मामले में ये WSO फंस गया था ईरान की सीमा के अंदर। अमेरिका ने अपने एक पायलट को बचाने के लिए लगभग 100 कमांडोज की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जंग का मैदान हो या दुश्मन का इलाका हो, अमेरिका का एक सिद्धांत हमेशा सबसे ऊपर रहता है जिसे उसकी पूरी सेना फॉलो करती है और इसका नाम है लीव नो मैन बिहाइंड। यानी अमेरिका की सेना अपने किसी भी सैनिक को कभी पीछे छोड़कर नहीं आती, उसे अपने साथ ही लेकर आती है, चाहे वो कितना भी घायल हो जाए, चाहे वो कहीं भी फंस जाए, वो उसे अपने साथ लेकर आते हैं। लीव नो मैन बिहाइंड। और ये सिर्फ युद्ध का सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ सेना का सिद्धांत नहीं है, इसे आप अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आप उन्हें जिंदगी में ये सीखिए कि उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़कर आना है, अपने साथ लेकर चलना है। ये सोच बहुत पुरानी है, लेकिन हमेशा ये सोच व्यवहार में नहीं आती। ये अमेरिकी सेना का कोई आधिकारिक नियम भी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की सेना की एक संस्कृति है, ये उनकी कल्चर है, उनके DNA में है, उनके खून में है। उन्हें ये शुरू से सिखाया जाता है कि अपने किसी भी साथी को किसी भी हालत में पीछे छोड़कर नहीं आना है, उसे साथ लेकर ही आपको आना है, वो आपका भाई है। अमेरिका ने वर्ष 1980 में भी ईरान में एक ऐसा ही ऑपरेशन किया था और इसके ठीक 1 साल पहले ईरान में वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई थी और ईरान में अमेरिका को लेकर विरोध उस समय अपने चरम पर था। ईरान ने अमेरिका के दूतावास पर कब्जा करके लगभग 50 अमेरिकी लोगों को अपना बंधक बना लिया था और अमेरिका ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। इस ऑपरेशन में अमेरिका के 8 सैनिक मारे गए थे और यह मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था। यह अमेरिका के लिए एक बहुत शर्मनाक हार थी और इसी के बाद अमेरिका ने अपनी सील टीम 6 की स्थापना की, इसका गठन किया, जिसका मुख्य काम ही हर हाल में अपने सैनिकों का और अपने लोगों का रेस्क्यू करना था। अगर मान लीजिए कि कोई दुश्मन देश अमेरिका के लोगों को बंधक बना ले, अमेरिका के सैनिकों को बंधक बना ले, तो उन्हें कैसे छुड़ाया जाए। अमेरिका ने तब उस जमाने में ये सीखा था और उसके बाद उन्होंने इस पर काम किया और समय का चक्र देखिए, अब उसी टीम ने उसी ईरान से अपने एक पायलट को जिंदा बाहर निकाल लिया। लीव नो मैन बिहाइंड अब सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि अमेरिका की सेना की पहचान बन चुकी है। अमेरिका ने वर्ष 1972 में भी वियतनाम वॉर के दौरान अपने एक पायलट जिसका नाम था
रोजर लॉशर, इस पायलट को उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए एक मिशन चलाया था। और रोजर लॉशर दुश्मन के इलाके में 23 दिन तक छिपा रहा और उसे बचाने के लिए अमेरिका ने लगभग 150 हवाई जहाज लगा दिए और तब भी उसको सुरक्षित वापस रेस्क्यू करके अमेरिका की सेना ले आई। अमेरिका के सैन्य इतिहास में लीव नो मैन बिहाइंड का यह सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और वर्ष 2002 में भी अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन एनाकोंडा में लीव नो मैन बिहाइंड की भावना साफ दिखाई दी थी, लेकिन उसके लिए उन्हें एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सील कमांडो नील रॉबर्ट्स को बचाने के लिए तब अमेरिका ने सील, आर्मी रेंजर्स और एयरफोर्स के कमांडोज की एक टीम भेजी थी और इस ऑपरेशन में एक पायलट को बचाने के लिए 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और फिर वर्ष 2003 में भी इराक युद्ध के दौरान अमेरिका की एक सैन्य अधिकारी जेसिका लिंच को इराक के सैनिकों ने बंधक बना लिया था और उसे भी अमेरिका ने बाद में रेस्क्यू किया। वर्ष 2005 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन रेड विंग्स किया। यह ऑपरेशन भी लीव नो मैन बिहाइंड की भावना और उसके जोखिम दोनों का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इस मिशन में नेवी सील ऑफिसर माइकल मर्फी को रेस्क्यू करने में 19 सैनिकों की जान चली गई थी। एक सैनिक को बचाने के लिए 19 सैनिकों ने अपनी जान दे दी और खुद माइकल मर्फी भी इसमें बच नहीं पाए थे। इस मिशन में सिर्फ एक सैनिक की जान बची थी। और इस युद्ध में ईरान खुद को एक अंडरडॉग साबित करना चाहता है। आप देखिए, आज के समय में अगर आप इस युद्ध को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही शक्तिशाली सेना है और दूसरी तरफ ईरान की एक सेना है और ईरान की सेना ये अच्छी तरह से जानती है कि वो इस युद्ध को जीत नहीं सकती। ईरान अब पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक अंडरडॉग साबित करना चाहता है। ईरान जानता है कि वो चाहकर भी अमेरिका को इस युद्ध में कभी हरा नहीं सकता, लेकिन बीच बीच में ईरान अपनी रणनीति से अमेरिका को सरप्राइज करता रहता है और ऐसा करके ईरान पूरी दुनिया में यही संदेश देना चाहता है कि वो इस युद्ध को मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और अमेरिका जैसे सुपर पावर में भी उसे हराने की हिम्मत नहीं है और इतने बड़े सुपर पावर को भी ईरान ने इस युद्ध में उलझा दिया है। तो ये जो तस्वीर आज हमने आपको के लिए बनाई है, ये AI जनरेटेड तस्वीर है। जैसे बॉक्सिंग के रिंग में आप देखते हैं कि अगर कोई कमज़ोर बॉक्सर है और वो खुद एक बहुत ही मजबूत और चैंपियन बॉक्सर के सामने लड़ रहा है और फिर भी अपने आप को उस शक्तिशाली बॉक्सर से बचाने में कामयाब रहता है, तो उस कमज़ोर बॉक्सर की ही सफलता मानी जाती है। अमेरिका की ताकतवर सेना के सामने अगर ईरान टिक भी जाए, अगर कई राउंड्स तक वो लड़ता रहे इस बॉक्सिंग के रिंग में, तो इसे ईरान की ही जीत मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार पंच तो मार रहे हैं ईरान को, ईरान लगातार अपनी रक्षा कर रहा है। पंच अगर आप गिनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के पंच ज्यादा आपको नजर आएंगे, लेकिन ईरान अब भी अपने घुटनों पर नहीं आया है और यही ईरान की जीत है, क्योंकि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और ईरान की सेना 16वें नंबर पर आती है। इसके बावजूद ईरान की सेना अभी तक अमेरिका की सेना के साथ लड़ रही है। 1 राउंड पूरा हो गया, 2 राउंड पूरे हो गए, 3 राउंड पूरे हो गए और डोनाल्ड ट्रंप अगर आज एक शक्तिशाली बॉक्सर होते तो आप कह सकते हैं कि वो लगातार एक के बाद एक पंच कर रहे हैं ईरान को, लेकिन ईरान बच जाता है। कई बार उन्हें वापस उनके ऊपर हमला भी कर देता है और डोनाल्ड ट्रंप को सरप्राइज भी दे रहा है। लेकिन ईरान रिंग में है, मैच में बना हुआ है, बाहर नहीं हुआ है और यही उसकी जीत है। अब देखिए, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर ईरान का कुछ और ही कहना है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का यह रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ एक बहाना था। असल में अमेरिका की सेना ईरान के यूरेनियम को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी, लेकिन ईरान के सटीक हमलों की वजह से अमेरिका को यह ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका का यह रेस्क्यू ऑपरेशन एक समय बिल्कुल फेल होने के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि तब अमेरिका के सैनिक ईरान में ही चारों तरफ से घिर गए थे और ईरान के सैनिक लगातार उनके ऊपर हमले कर रहे थे। ऐसा रॉयटर्स का कहना है। ईरान युद्ध को लेकर हर कोई यही जानना चाहता है कि यह युद्ध कब समाप्त होगा, लेकिन मैं वापस आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो ईरान ने जारी की हैं, जहां पर अमेरिका के जो हवाई जहाज़ हैं वो नष्ट हो गए हैं। ईरान का अलग दावा है
और अमेरिका का अलग दावा है। अमेरिका कहता है कि हमने खुद ही इन हवाई जहाज़ों को नष्ट किया है, लेकिन ईरान ये कहता है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अमेरिका की हार की तस्वीर है और अमेरिका का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरी तरह से फेल हो गया था। अब जैसा कि आप सब जानना चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त कब होगा, तो देखिए जिन तस्वीरों की मैं बात कर रहा था वो तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ईरान पूरी दुनिया में इन तस्वीरों को दिखा रहा है। इन तस्वीरों से आज ईरान का मनोबल ज़रूर ऊंचा हुआ होगा और ईरान इन तस्वीरों को अपनी जीत की तस्वीर मानता है और वो कहता है कि देखिए हमने अमेरिका के सैनिकों का, अमेरिका की सेना का, अमेरिका के हवाई जहाज़ों का क्या हाल किया है। ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिका के नष्ट हुए हवाई जहाज़ हैं उनकी हैं। अब आपको बताते हैं कि ये युद्ध समाप्त कब होगा। अब इस युद्ध के खत्म होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ गई हैं। नई जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने आज ये कहा है कि ईरान के साथ 45 दिनों के युद्ध विराम के एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन थोड़ी देर पहले ट्रंप ने कहा है कि उन्हें युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. और डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी देर के बाद सीज फायर के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसका नाम है एक्सियोज के मुताबिक सीज फायर की जो योजना बनाई गई है वो 2 फेजेस में लागू होगी। पहले फेज में 45 दिन का युद्ध विराम होगा और इस दौरान स्थायी शांति पर बातचीत होगी और अगर बातचीत के लिए और ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ी तो इस सीज फायर के समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और दूसरे चरण में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने का एक अंतिम समझौता किया जाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान को 8 अप्रैल की सुबह तक का समय दिया है और पहली बार ईरान ने भी माना है कि उसे सीज फायर के लिए अमेरिका से 15 शर्तों का एक प्रस्ताव मिला है। ईरान के इस बयान से संकेत मिलता है कि युद्ध को खत्म करने के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही बल्कि पर्दे के पीछे कुछ ठोस कार्रवाई भी चल रही है। सीज फायर के लिए जो शर्तें तय की गई हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान तुरंत खोले, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज को तुरंत खोलने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही 15 शर्तों को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ईरान कहता है कि उसने अपनी मांगों की अलग से एक लिस्ट तैयार की है और बातचीत अब ईरान की शर्तों पर ही होगी। ईरान की मांग है कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाए और उसे पहले ये गारंटी मिले कि दोबारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान इससे पहले ये भी कहता रहा है कि जितना नुकसान अमेरिका और इजराइल ने उसका किया है उसे हर एक नुकसान की पाई का हिसाब चाहिए और हर पाई जो है वो अमेरिका उसे वापस करे। इस नुकसान की पूरी भरपाई उसे चाहिए। آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. مطالبه ما پایان جنگ تحمیلی با همراه با اطمینان از اینکه این چرخه نامیمون تکرار نشود. अब देखिए, युद्ध के दौरान जो देशों के नेता होते हैं, जो एक दूसरे के सामने होते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है उससे बहुत कुछ समझ में आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कई अपशब्दों का प्रयोग किया और ईरान को एक धमकी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान एंड देयर विल बी नथिंग लाइक इट। और भी उन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं जो हमने स्क्रीन से आपके लिए हटा दी हैं क्योंकि उसमें बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज के रास्ते को नहीं खोला गया तो मंगलवार को ईरान के पावर प्लांट और पुलों को बर्बाद कर दिया जाएगा।
यानी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, अब उसे अमेरिका नष्ट कर देगा मंगलवार को ही। ट्रंप ने इस पोस्ट में कई ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल किया जिन्हें हम आपको न तो टीवी पर दिखा सकते हैं और ना ही उनके बारे में आपको बता सकते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है। अमेरिका में भी कुछ टीवी एंकर्स ने कहा कि वो इस पोस्ट को पूरी तरह से टीवी पर पढ़ नहीं सकते क्योंकि इसमें ऐसी अभद्र भाषा है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होगी। ट्रंप का ये बयान उनकी शक्ति को नहीं दिखाता, उनकी जीत को नहीं दिखाता, बल्कि उनकी हताशा को दिखाता है। ये बताता है कि ट्रंप अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब ट्रंप को गुस्सा आ रहा है और किसी नेता के लिए इस प्रकार का गुस्सा सार्वजनिक रूप से जाहिर करना अब शब्दों के जरिए, आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा के जरिए शोभा नहीं देता। इससे यह पता चलता है कि ट्रंप शायद जीत नहीं रहे हैं, बल्कि जो कुछ हो रहा है उस पर वो बहुत नाराज हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस बयान पर अमेरिका के कई नेता कह रहे हैं कि ट्रंप मानसिक रूप से अभी ठीक नहीं है। अमेरिकी संसद के एक प्रमुख नेता चक शूमर ने कहा कि राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर एक असंतुलित व्यक्ति की तरह बयानबाजी कर रहे हैं और युद्ध में पावर प्लांट और पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। ये एक युद्ध अपराध है। अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ने ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संविधान के 25वें अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट लागू करने की बात कही है। अब देखिए 25th अमेंडमेंट जो होता है उसकी धारा 4 कहती है, ये अमेरिकी संविधान का वो प्रावधान है जिसके मुताबिक उपराष्ट्रपति और कैबिनेट बहुमत से लिखित रूप में घोषणा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है और इसके बाद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वो लोग यही कह रहे हैं कि ये जो 25th अमेंडमेंट है इसे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें अपने पद से हटा देना चाहिए क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में अभी तक आज तक इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अब इसे इस्तेमाल करने की मांग उठ रही है। अब आपको आज के अपडेट्स बताते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के बुशहर इलाके पर आज दोपहर एक बड़ा हवाई हमला किया। बुशहर में यह हमला ईरान की नौसेना के एक गोला बारूद के डिपो पर किया गया। बुशहर में ईरान का परमाणु प्लांट भी है और वहां पर भी कई हमले हो चुके हैं। आज इजराइल के एक हवाई हमले में ईरान की सेना के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खदेमी की मौत हो गई। माजिद खदेमी का ईरान की खुफिया रणनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके मारे जाने का मतलब है कि ईरान की प्लानिंग और ऑपरेशन चलाने की क्षमता पर एक बहुत बड़ा असर अब आगे चलकर पड़ेगा। तो ये ईरान के लिए एक बुरी खबर है। अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बदलते भारत की एक नई तस्वीर दिखाएंगे। मेरठ में एक पिता ने अपनी बेटी का तलाक होने पर उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी कोई बोझ नहीं है बल्कि उनके लिए गर्व का विषय है। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाता है दबा के खाता। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाता। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत।
अब देखिए, ईरान के समर्थन में इराक में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। आप बगदाद के ऐतिहासिक लिबरेशन स्क्वायर की ये तस्वीरें आज देखिए। ये बगदाद की तस्वीरें हैं और देखिए कि कितनी बड़ी रैली उन्होंने निकाली है ईरान के समर्थन में। तो हजारों लोग बगदाद की सड़कों पर हैं और ये ईरान के समर्थन में रैली इराक में क्यों निकल रही है? इराक की कुल जनसंख्या में लगभग 55% शिया मुसलमान हैं और इराक पूरी दुनिया में ईरान और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा शिया आबादी वाला देश है। और इराक के जो शिया मुसलमान हैं वो ईरान के समर्थन में अब बगदाद की सड़कों पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको अपने देश की एक अच्छी खबर सुनाते हैं। आपको अपने देश में सामाजिक बदलाव की एक नई तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मेरठ में पिछले हफ्ते एक पिता ने तलाक के बाद अपनी बेटी का स्वागत वापस अपने घर में ढोल बजाते हुए नगाड़ों के साथ स्वागत किया। तलाक के बाद मिठाइयाँ बांटी गई और बेटी को माला पहनाकर वापस अपने घर में प्रवेश करवाया गया। पूरे परिवार ने टी शर्ट्स पहनी हुई थी जिन पर लिखा था आई लव माई डॉटर, यानी मुझे मेरी बेटी से प्यार है। इस खबर में हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तलाक के लिए किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। हम इस केस के मेरिट्स में भी नहीं जा रहे, बल्कि हमारी नज़र में ये खबर एक सामाजिक बदलाव की खबर है। हमारे समाज में एक समय कहा जाता था कि लड़की डोली में बैठकर अपने ससुराल जाती है और फिर आखिर में अर्थी पर ही निकलती है। इसका मतलब साफ था कि शादी के बाद लड़की का अपने माता पिता के घर से रिश्ता समाप्त हो जाता है और वो उसके लिए उसके पति का घर ही सब कुछ होता है। और इसीलिए कहते भी थे कि लड़की तो पराया धन है। लड़की के लिए अपने माता पिता के घर लौटना नामुमकिन माना जाता था। तलाक को एक कलंक, डर और एक सामाजिक सज़ा माना जाता था। लड़की भी जानती थी कि अगर वो ससुराल छोड़कर वापस अपने घर लौटी तो शायद उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसीलिए लड़कियां हर दुख को सहते हुए अपने ससुराल में ही रहती थी। कई बार तो बहुत सारी लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती थी, लेकिन वो अपने माता पिता के घर वापस लौटने की हिम्मत नहीं दिखा पाती थी। माता पिता भी ये कहते थे कि आप सहते रहो लेकिन अपने ससुराल में ही रहो, वही आपका घर है, यहाँ मत आओ। लेकिन मेरठ की इस खबर ने एक अलग तस्वीर दिखाई है। बेटी का जब तलाक हुआ तो परिवार ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। अब तलाक को सिर्फ एक कानूनी फैसले की तरह देखा जाता है और अगर किसी रिश्ते में रहना मुश्किल है तो पति पत्नी का अलग होना कोई गलत बात नहीं है। आज लड़की को बोझ नहीं माना जा रहा, बल्कि लड़की भी अपनी जिंदगी की मालिक है और अब लड़की के माता पिता भी अपनी बेटी के साथ उसके पीछे, उसके समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। हमारे लिए खबर सिर्फ इतनी है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, तलाक होना किसी भी पति पत्नी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें किसकी गलती है कि इसके क्या मेरिट है, हम उसमें बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये एक सामाजिक बदलाव है और ये एक शुभ बदलाव है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
VIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इतना सब्र करना सीखिए कि जब कुछ बुरा भी हो तो बुरा ना लगे। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MD